मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। हाँ, इक्वेशन नंबर 4 और 3 दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम कंबाइन कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 था dq is equals to du plus pdv, that was equation number 3, and equation number 4 was dq is equals to tds, that is equation number 4. अभी कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, मेरे को अब इक्वेशन मिल जा रही है टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. What is the validity of this equation? Closed system and reversible process. Okay, this equation is valid for any system, any process. सवाल जो आपके दिमाग में है वही मेरे दिमाग में है कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मिला के ही तो इक्वेशन नंबर 5 आई है। इक्वेशन नंबर 5 आई है तो इक्वेशन, हाँ आ जाओ, इक्वेशन नंबर 4 और 3 दोनों रिवर्सिबल कहती थी, लेकिन इक्वेशन नंबर 5 किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या फिर इररिवर्सिबल।
अच्छा, पीके नाग में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पीके नाग में लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस बट ओनली क्लोज सिस्टम। दैट्स नॉट ट्रू। आप इसको ओपन सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हो, क्लोज सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हो, और एनी प्रोसेस तो पीके नाग में भी लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। ना, क्या आप मेरे को समझा सकते हो कि इक्वेशन नंबर 5 जो कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आई है वो सारे प्रोसेस के लिए कैसे वैलिड हो जा रही है? चलिए मैं हिंट दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में एक ऐसा टर्म था जो इक्वेशन नंबर 5 में नहीं है। डी क्यू करेक्ट है। डी क्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 में था, इक्वेशन नंबर 5 में नहीं है, राइट। डी क्यू की जगह पे आ गया है टीडीएस। तो डी क्यू के हट जाने से अब इक्वेशन नंबर 4 सबके लिए कैसे वैलिड हो जा रही है? डीक्यू में ऐसी क्या बात थी, आप ऐसा सोचो, डीक्यू में ऐसी क्या बात थी कि वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट हो जा रहा था? डीक्यू जो था वो एक पाथ फंक्शन था, राइट। अगर आप इक्वेशन नंबर 5 देख रहे हो तो ना इसमें डीक्यू है ना इसमें डीडब्ल्यू है, इसमें कोई भी पाथ फंक्शन नहीं है। इसमें जितने हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट फंक्शन है। और पॉइंट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ से उसको कोई लेना देना नहीं है। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या अंतर है? दोनों का पाथ अलग अलग है। रिवर्सिबल प्रोसेस का पाथ अलग है, इरिवर्सिबल का पाथ अलग है। लेकिन इक्वेशन नंबर 5 में ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कि पाथ पर डिपेंडेंट हो। इक्वेशन नंबर 5 में सारे टर्म जो है वो प्रॉपर्टी को रिलेट कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी काहे पे डिपेंड करती है? प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड करती है। एम आई क्लियर? तो बेटा ऐसी कोई भी इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी के टर्म हो, उस इक्वेशन को यूज आप आसानी से कर सकते हो, राइट। वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल से बियॉन्ड चला जाएगा। जहां पे भी सिर्फ प्रॉपर्टी के टर्म होंगे उनको आप यूज करने के लिए रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल ये जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब्सटेंस जानने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे ये इक्वेशन है P1 V1 इक्वल टू से P2 V2, कहां से आई है इक्वेशन? ये कहां से आई है इक्वेशन? ये आई है PV इज इक्वल टू MRT से, करेक्ट है। रिवर्सिबल के लिए वैलिड है कि रिवर्सिबल के लिए वैलिड है? हाँ, अब भी 1 मिनट पहले बताया बेटा कि जहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी के टर्म हो उसको फंक्शन ऑफ स्टेट इक्वेशन कहते हैं। स्टेट इक्वेशन कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होती है। तो यहां पे क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम ही है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर द पॉइंट फंक्शन। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी व्हाट? एनी प्रोसेस। लेकिन ये आया कहां से है? पीवी इज इक्वल टू एमआरटी से। तो एनी प्रोसेस के लिए तो वैलिड है, लेकिन सब्सटेंस आइडियल गैस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? जब हमने ये इक्वेशन लिखी है तो हमने यहाँ पे सब्सटेंस का भी कोई बात नहीं किया है। तो ये इक्वेशन को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इसका यूज जो है वो आपको आइडियल गैस के केस में ही करने को मिलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करके मैं एंट्रोपी का कैलकुलेशन करता हूं। और अगर मान लो लिक्विड वेपर मिक्सचर है तो उसकी एंट्रोपी कहां से निकालूंगा? लिक्विड वेपर मिक्सचर है तो उसकी एंट्रोपी निकालने के लिए तो मेरे पास में स्टीम टेबल है। तो गैस की एंट्रोपी निकालनी होगी तो मेरे को इक्वेशन नंबर 5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो मुद्दा यह था कि अगर आप इक्वेशन टीडीएस ऐसी कोई इक्वेशन देखते हो जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी के टर्म हो तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? पाथ से इंडिपेंडेंट, यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड रहेगी, करेक्ट है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 को यूज करने से पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि रिवर्सिबल ही होना चाहिए। इरिवर्सिबल के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ ये बात? आपको दिमाग कब डालना पड़ेगा कि रिवर्सिबल के लिए वैलिड है या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए? जब डीक्यू या डीडब्ल्यू में से कोई टर्म प्रेजेंट हो। तो फिर वहां उस इक्वेशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा?
कि ये रिवर्सिबल के लिए ही है या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन जहां पे डी क्यू और डी डब्ल्यू नहीं है वो पाथ डिपेंडेंट हो जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों जगह के लिए वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है? डी क्यू दिख रहा है या डी डब्ल्यू दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल के लिए वैलिड है या इरिवर्सिबल के लिए? तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखो इसे, यहां पे डी क्यू भी है और डी डब्ल्यू भी है, लेकिन सारे प्रोसेस के लिए वैलिड है। लेकिन यहां पे डी क्यू आ गया तो सिर्फ ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड हो गया, या फिर डी डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी क्या हो जाएगा? अरे यार ऐसे करोगे तो पढ़ाने, हाँ इतनी बार बता चुका हूं, ये किसके लिए वैलिड है ये? मत पढ़ो यार तुम लोग, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी एनी प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। ऐसे करोगे क्या मतलब है यार? एक दिन में मैं आपको एक क्लास में 3-4 पन्ने से ऊपर का नोट्स नहीं देता हूं, वो भी अगर आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। एकदम क्लियर है ये, फिर आप बोलोगे कि कुछ हुआ नहीं। डी डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी, पन्ना पलटो देखो। सिर्फ रिवर्सिबल नहीं है, साथ में एक और कंडीशन है, क्लोज सिस्टम। एक ही चीज याद करने बोला था कि ये फॉर्मूला याद रखो, दो चीज याद रखना है कि रिवर्सिबल और क्लोज सिस्टम। कैसे भूल जाते हो यार आप लोग ये सब चीजें? चलिए खैर, मैं आपको क्या बता रहा था कि जहां पे डी क्यू या डी डब्ल्यू वाला टर्म है वहां पे आपको अपने दिमाग में जोर डालना पड़ेगा कि क्या ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोथ के लिए। राइट अगर डी क्यू और डी डब्ल्यू वाला टर्म नहीं है, it means that process is valid, that equation is valid for any process। dq या dw आ जाता है तो हो सकता है कि वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड हो या सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड हो। जैसे पहले इक्वेशन में आप देखो कि dq भी है और dw भी है, लेकिन ये सारे प्रोसेस के लिए वैलिड है। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 जहां पे dq है वो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड हो जा रहा है। dw इक्वल टू pdv सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड हो जा रहा है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वीडीपी सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड होगा। इज दैट क्लियर? तो मुद्दा यह है कि अगर डी क्यू या डी डब्ल्यू नहीं है तो सोचने की जरूरत नहीं है, उसको आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो। और यदि डी क्यू और डी डब्ल्यू वाला टर्म आ रहा है तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये रिवर्सिबल के लिए ही वैलिड है या इसको इरिवर्सिबल में भी लगाया जा सकता है। बात समझ में आई? चलिए, तो इक्वेशन नंबर 5 मेरे को मिला टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। अब बच्चों मेरे पास इक्वेशन होता है एच, एंथैल्पी क्या होता है? हाँ गलत जवाब, दैट इज ओनली फॉर आइडियल गैस। हाँ एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। H इक्वल टू सीपीटी ट्रू है, बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सिर्फ आइडियल गैस के लिए। तो क्या है? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? DH इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। करेक्ट। तो मेरे को इक्वेशन मिला था डी यू प्लस पीडीवी को मैं लिख सकता हूं डीएच माइनस वीडीपी। करेक्ट है। इक्वेशन नंबर 5 मेरे को मिली थी, इक्वेशन नंबर 5 मेरे को मिली थी टीडीएस इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। राइट। अब इक्वेशन नंबर 5 की जगह मैं इक्वेशन नंबर 6 लिख देता हूं। क्या लिख सकता हूं? टीडीएस इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन नंबर 6? किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, पीके नाग में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। उसमें लिखा है इक्वेशन नंबर 5 जो है वो सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है और इक्वेशन नंबर 5 ओपन सिस्टम के लिए वैलिड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों इक्वेशन को आप एनी सिस्टम एनी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसका
इसका सिस्टम और प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 कैन बी यूज फॉर एनी प्रोसेस। और जब आपको गैस की एंट्रोपी निकालनी हो तो फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला अगर याद रखना है तो इक्वेशन नंबर 5 या 6 में से कोई एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करके गैस की एंट्रोपी को निकाल सकते हो। करेक्ट है। तो गैस की जब एंट्रोपी निकालनी होगी तो मेरे को इक्वेशन नंबर 5 या 6 में से किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन को आप यूज करोगे, आप चाहे 5 को यूज करो या आप 6 को यूज करो, आपको चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा। बट अगर मान लो मेरे को बोल देता है कि प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो 5 और 6 में से कौन सी इक्वेशन मेरे लिए सिंपल बन जाएगी? आइसोकोरिक बोल दिया तो ये डीवी वाला टर्म जीरो हो गया, डायरेक्टली मेरे को मिल गया टीडीएस इक्वल टू डी यू, तो डीएस आ गया डी यू बाई टी, एक सेकेंड में एंट्रोपी निकल गया। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन अगर आपको गैस की एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी ऑफ गैसेस, तो ध्यान रखें कि कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस ये दो रिलेशन में से कोई एक रिलेशन आप यूज करेंगे। कौन सी रिलेशन? टीडीएस इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी, या आप यूज कर लीजिएगा टीडीएस इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी। दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप यूज करेंगे, आपको सही जवाब मिल जाएगा। बस अंतर यह हो सकता है कि किसी इक्वेशन को यूज करने से मेरे को एक स्टेप कम करने की जरूरत पड़ेगी, किसी इक्वेशन को यूज करने से एक स्टेप ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोई भी इक्वेशन को आप यूज करोगे, आप चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है। एम आई क्लियर? दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज करके आप चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Write down, determine change in entropy of ideal gas in terms of V1 T1 एंड V2 T2। अच्छा देखो, एक चीज मेरे को ये बताओ, अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो आपको क्या चाहिए? हाँ ठीक है, सब्सटेंस आपको दे दिया है, मान लो आइडियल गैस आपको दे दिया है या कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया है, सब्सटेंस आपको मालूम है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, तो फिर आपको क्या चाहिए? प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। काय की जरूरत पड़ेगी? कुछ नहीं यार, बस इनिशियल स्टेट चाहिए और फाइनल स्टेट चाहिए। अगर मालूम है तो मैं चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकता हूं। तो यहां पे मेरे को क्या बोल रहा है? आइडियल गैस की चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, और मेरे को V1 T1 दे दिया, मतलब क्या दे दिया? दो प्रॉपर्टी मेरे को स्टेट 1 पे दे दी, तो इनिशियल स्टेट डिफाइन हो गया, और V2 T2 से फाइनल स्टेट डिफाइन हो गया। तो अब मेरे को मान लो चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, तो प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी क्या, या ये डेटा सफिशिएंट होना चाहिए? दिस डेटा इज सफिशिएंट, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी के लिए आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट चाहिए, राइट? चलिए, तो आपको निकालना है चेंज इन एंट्रोपी V1 T1 और V2 T2 के टर्म में, या आप फाइंड आउट करोगे P1 T1 एंड P2 T2 के टर्म में, या आप फाइंड आउट करोगे, अब क्या बचा, P1 V1 एंड P2 V2 के टर्म में। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? पहले कंडीशन में आपको क्या दिया है? V1 T1 और V2 T2 दिया है, इनके टर्म में आपको क्या फाइंड आउट करना है? S2 माइनस S1, राइट? अगली बार P1 T1 और P2 T2 के टर्म में फाइंड आउट करना है। चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन change in entropy
of ideal gas in terms of T1 and T2 wherever possible for following processes. First, isochoric. Second, isobaric. Third, isothermal. Fourth, polytropic. And fifth, adiabatic. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, इसमें से एक मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपको करना है। कौन सा पार्ट सॉल्व करूं? हाँ, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक से बेटर है, इसमें पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक छोड़ दो, इसमें से एक कोई सॉल्व कर देता हूं। एडिया चलो, पॉलीट्रॉपिक अगर है मान लो या एडियाबेटिक है तो आपको क्या करना है? पॉलीट्रॉपिक या एडियाबेटिक है तो आपको क्या रिलेशन यूज करना पड़ेगा? पीवी टू द पावर पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। इसको यूज करके आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक पार्ट मैं चलो अभी सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। V1 T1 और V2 T2 में मैं रिलेशन फाइंड आउट कर देता हूं। कहां से शुरुआत करना है? TDS इक्वल टू DU प्लस PDV या TDS इक्वल्स टू DH माइनस VDP। करेक्ट है। अब मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करने बोल रहा है, किसके किसके बीच में फाइंड आउट करना है? V1 T1 और V2 T2 के बीच में रिलेशन मेरे को फाइंड आउट करना है। राइट बच्चों, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं ये पहले वाली इक्वेशन को अगर यूज कर रहा हूं DU प्लस PDV, तो यहां पे मेरे को V का टर्म मिल जाएगा, तो मेरे लिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ये वाली इक्वेशन को भी आप यूज करके रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। चलो मैं इससे स्टार्ट करता हूं। TDS इक्वल टू DU प्लस PDV, तो ये हो गया TDS। अभी किसके लिए निकालना है मेरे को? आइडियल गैस के लिए, तो DU की जगह क्या हो जाएगा? CVDT, राइट, प्लस PDV। तो मेरे को क्या मिल गया? DS इक्वल टू CVDT बाई टी प्लस P बाई टी DV। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बच्चा, आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT। तो मेरे को मिल गया P बाई टी इज इक्वल टू R बाई V। राइट, तो अभी आपके पास इक्वेशन आ गया, DS इक्वल टू CV DT बाई टी प्लस P बाई टी की जगह क्या आ गया? तो R DV बाई V। राइट, तो क्या मिल गया मेरे को? S2 माइनस S1 इक्वल टू CV ln DT बाई टी इज इक्वल टू ln T, तो T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। right, so let's try to solve the problem.
चलिए जी, बन गया, सारे हो गए, सारे पार्ट बन गए। हाँ, फर्स्ट का थर्ड वाला नहीं बना, फर्स्ट का थर्ड वाला बन गया, क्या आंसर आया? चलो देख लेते हैं। इधर देखो, फर्स्ट का थर्ड वाला बोल रहा हूँ नहीं बना, ठीक है। थर्ड वाला बनाने के लिए, थर्ड वाले में आपको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, किसके बीच में चाहिए? पी और वी के बीच में रिलेशन चाहिए। बहुत सिंपल है, आइडियल गैस के लिए काम करना है मेरे को। यहां पे किसके बीच में रिलेशन मिला है मेरे को? वी और टी के बीच में। तो क्या यहां से मैं T2/T1 को रिप्लेस कर सकता हूं क्या? कैसे? P2V2 by P1V1 इक्वल्स टू T2/T1। बस इतना सा काम करना है। यहां तक आ गया था, तो फिर चलो इसको आगे कर लो, फिर क्या दिक्कत है। चलो इधर देखो, तो अब मेरे को S2 माइनस S1 क्या मिल जाएगा? S2 माइनस S1 इक्वल टू CV ln P2/P1 प्लस CV ln V2/V1 प्लस R ln V2/V1। करेक्ट है? कोई दिक्कत? अभी CV प्लस R ln V2/V1 हो गया, एंड CV प्लस R इज नोन एज CP। तो मिल गया इक्वेशन, क्या मिला? CV ln P2/P1 प्लस CV प्लस R यानी कि CP ln V2/V1 बन गया। चलिए, इसके बाद मेरे को अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए बोला है। पहले क्या बोल रहा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा इक्वेशन मेरे को यूज कर लेना चाहिए? यानी कि TDS इक्वल टू DU प्लस PDV, राइट। अभी प्रोसेस क्या बोल रहा है? आइसोकोरिक, यानी कि DV इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो क्या मिल गया मेरे को? DS इक्वल टू, आइडियल गैस है तो DU की जगह आ गया, तो CV DT/T। तो S2 माइनस S1 इक्वल टू क्या आ गया? CV ln T2/T1, राइट बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, देन आई हैव आइसोबारिक। आइसोबारिक यानी कि DP इक्वल टू 0, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन मैं यूज कर लेता हूं, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP, राइट। तो मेरे को क्या मिल गया? DS इक्वल टू DH, आइडियल गैस के लिए DH, CP DT/T आ गया। तो आइसोबोरिक प्रोसेस के लिए मेरे को मिल गया S2 माइनस S1 इक्वल टू CP ln T2/T1। एम आई क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए? कोई भी यूज कर लो। TDS इक्वल टू DU प्लस PDV, सॉरी आइसोथर्मल है, सॉरी आइसोथर्मल। सब्सटेंस क्या है? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो DU 0 हो गया। तो मेरे को क्या मिल गया? DS इक्वल्स टू P/T DV। Am I correct? Now from ideal gas equation we know that PV is equals to RT, so P/T is nothing but R/V। तो मेरे को मिल गया DS इक्वल्स टू R DV/V, so that is R ln
V2 बाई V1। इसको मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस आर एल एन P2 बाई P1। क्लियर है ये? चलो, नाउ I have to solve it for the polytropic process। Polytropic process, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए करना है, कोई भी इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूं। चलो मैं यूज कर लेता हूं TdS इक्वल्स टू du प्लस PdV। तो ds मेरे को मिल जाएगा CV dt बाई टी प्लस P बाई टी हो गया R बाई वी dV। तो मेरे को मिला S2 माइनस S1 इक्वल टू CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। करेक्ट है? अब क्या बोल रहा है मेरे को क्वेश्चन में कि चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। तो क्या करना है मेरे को यहां पे? मेरे को ये वाले V2 बाई V1 को यहां से रिप्लेस करना है। करेक्ट है? मेरे को V2 बाई V1 को रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन किसके बीच में है? P और V के बीच में। मेरे को यहां पे रिलेशन चाहिए T और V के बीच में, क्योंकि मेरे को V2 बाई V1 को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ T2 बाई T1 से। तो मेरे को T और V के बीच में रिलेशन चाहिए। तो मेरे को यहां से P को हटाना पड़ेगा। PV इज इक्वल्स टू RT। R इज अ कांस्टेंट। तो P की जगह पे मैं लिख सकता हूं T बाई V, क्योंकि R कांस्टेंट है, यहां पे भी कांस्टेंट टर्म है ना। तो मेरे को क्या मिल गया? T V टू द पावर n डिवाइडेड बाई V इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? सो आई गॉट T V टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। इज इट क्लियर? सो क्या लिख सकते हैं इसको हम? T1 V1 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर n माइनस 1। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ V2 बाई V1। तो बच्चों V2 बाई V1 क्या हो जाएगा? V2 बाई V1 T1 बाई T2 टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, और इट कैन बी रिटन एज T2 बाई T1 टू द पावर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इज इट क्लियर? चलिए, तो मेरे को इक्वेशन मिला था S2 माइनस S1 इक्वल टू CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1, राइट? तो ये हो गया CV ln T2 बाई T1 माइनस R डिवाइडेड बाई n माइनस 1 ln T2 बाई T1। एम आई क्लियर? चलिए, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया? CV माइनस R डिवाइडेड बाई n माइनस 1 ln T2 बाई T1। क्लियर? नाउ इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक देन व्हाट विल हैपन? गामा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R डिवाइडेड बाई, दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू
CV, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो हमें मिल जाएगा रिलेशन S2 माइनस S1 इक्वल टू CV माइनस R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 ln T2 by T1. So that is what CV minus CV ln T2 by T1. So change in entropy is 0. दोस्तों अब यहाँ पे एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है जिसमें 99.999% लोग गलत होते हैं। PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन किस प्रोसेस के लिए वैलिड है? आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए वैलिड है, सारे में लग जाएगा ये। पीवी टू द पावर गामा, एन नहीं बोल रहा हूं, किसके लिए वैलिड है? आप लोग बोलते हैं इट इज वैलिड फॉर एडियाबेटिक, इनकरेक्ट है। अब तक जितनी बार एडियाबेटिक आपको बोला होगा आपने ये फॉर्मूले को यूज किया होगा, राइट? लेकिन आप गलत हैं। हमेशा जब भी आप एडियाबेटिक लिखा होता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। एडियाबेटिक के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला वैलिड है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। अभी अपन निकालेंगे इस फॉर्मूले को, ड्राइव करेंगे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो क्या एडियाबेटिक बोलना गलत है क्या? ये दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एनी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो हम लोग एडियाबेटिक के लिए उसको लगा सकते हैं क्या? एडियाबेटिक के साथ में जब लिखा हो रिवर्सिबल, देन ओनली यू कैन यूज दिस रिलेशन। यानी कि ये जो आप रिलेशन यूज कर रहे हो पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वैलिड है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, करेक्ट है। मैंने एक क्लास में, एक दो क्लास पहले डिस्कस किया था कि तीन टर्म होते हैं, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल और एडियाबेटिक। अब इनमें से कोई दो लगा दो तो तीसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। तो दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यानी कि अगर एडियाबेटिक हो और वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो तो वो क्या बन जाएगी? देन इट विल बिकम्स द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये जो फॉर्मूला आप लगाते हो पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज वैलिड फॉर एनी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वेदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। लेकिन एडियाबेटिक के लिए ये तभी लगेगा जब रिवर्सिबल होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। हमने डिस्कस किया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकती है एंड इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अगर आइसेंट्रोपिक है तो इस फॉर्मूले को यूज करिएगा। आइसेंट्रोपिक बोल दिया तो फिर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल से मतलब नहीं है। लेकिन एडियाबेटिक होने पे इस फॉर्मूले का यूज तभी वैलिड होगा जब वो रिवर्सिबल होगा, क्योंकि जब ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो आइसेंट्रोपिक बन जाएगा, राइट? चलिए ये फॉर्मूला आता कैसे है इसको निकाल लेते हैं अपन फटाफट। मेरे पास दो इक्वेशन है, टीडीएस इक्वल टू डी प्लस पीडीवी और टीडीएस इक्वल्स टू डीएच माइनस वीडीपी, राइट? फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होगा? क्या होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो नहीं होता है बेटा। डेल्टा एस यूनिवर्स जब जीरो हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? दैट इज रिवर्सिबल। डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होता है तो आइसेंट्रोपिक, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम जीरो होना चाहिए। तो ये इक्वेशन जो है वो सिस्टम को रिलेट कर रही है, तो इसका मतलब आइसेंट्रोपिक है, इसका मतलब डीएस जो है वो जीरो हो गया, राइट? तो मेरे को क्या इक्वेशन मिला? मेरे को इक्वेशन मिला
डी एच इक्वल टू वी डी पी, राइट। और मेरे को इक्वेशन मिला डी यू इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, राइट। डी एच हम बात कर रहे हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए डी एच क्या हो जाता है, सीपी डी टी इज इक्वल्स टू वी डी पी, एंड डी यू क्या बन जाएगा, हाँ तो डी एच कीजिएगा सीपी पी है, पी सीपी डी टी है, यहां पे क्या बन जाएगा, सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डी वी, राइट। ये इक्वेशन ए आया और ये इक्वेशन बी आया। इक्वेशन ए और बी को मैंने डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया मेरे को, सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाई पी डी वी। इज दैट क्लियर? तो सी पी बाई सी वी इज वॉट, गामा, सी पी बाई सी वी जो है वो मेरे को मिल गया गामा, और ये हो गया गामा डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाई पी, करेक्ट है। तो क्या मिला मेरे को, गामा एल एन पी, सॉरी गामा एल एन वी इक्वल्स टू माइनस एल एन पी, करेक्ट है। तो क्या मिल गया, गामा एल एन वी प्लस एल एन पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या मिल गया मेरे को, एल एन पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और व्हाट आई कैन राइट, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा ये फॉर्मूला जब मैंने डिराइव किया तो क्या मैंने कोई एजम्पशन लिया, क्या ये कहाँ से रिलेशन आया, ये जब मैंने ds को जीरो लिया ना, तो ये जब फॉर्मूला मैंने डिराइव किया तो मैंने कोई एजम्पशन लिया क्या, हाँ मैंने एजम्पशन लिया कि एंट्रोपी का चेंज सिस्टम के लिए जीरो होना चाहिए, ठीक है, बस ये एजम्पशन मैंने लिया है। तो ये जो इक्वेशन है इट इज वैलिड ओनली फॉर आइसेंट्रोपिक, करेक्ट है। कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो, चाहे वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर। अब तक आप लोग बोलते थे कि एडियाबेटिक के लिए पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, सही क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, सही है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए दिस इक्वेशन इज वैलिड, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, और अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बन जाता है। इज इट क्लियर? तो ये एक तो मिसकॉन्सेप्शन दूर करिए कि पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इज वैलिड फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस, it is valid only for reversible adiabatic process or it is valid for any isentropic process. This point is clear to everybody? जो क्लास में क्वेश्चन दिया था बने, वो जो लिखवाया था वो बन गए, ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे। बन गए, अंतर समझ में आया, इरिवर्सिबिलिटी का अंतर कैसे आया, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। आंसर थोड़ी ना याद रखता हूँ यार मैं, आंसर तो सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। और बाकी शीट में जो क्वेश्चन दिए थे और लास्ट क्लास जो क्वेश्चन लिखवाया था उसका लास्ट वाला पार्ट, जो परसों मैंने क्वेश्चन लिखवाया था क्लास में बर्फ वाला, बन गया, कैसे बनाए, रिजर्वायर लेना पड़ेगा, हाँ ठीक बात है, ठीक है, वो तो चेंज इन एंट्रोपी निकाल लोगे, वो बड़ा काम नहीं है। अरे वो सब ठीक है, एंट्रोपी चेंज निकाल लोगे, वो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वापस आइस को, सॉरी वाटर को आइस में कन्वर्ट करना था, उसके लिए वर्क निकालना था। सेम मतलब किसके सेम,
तुमने इरिवर्सिबिलिटी कैलकुलेट किया? अच्छा, तो तुमको क्या लगता है वो सही है कि नहीं है? चलो मैं बता देता हूँ कि सही निकाले हो। इरिवर्सिबिलिटी अगर निकाले हो तो वो मिनिमम वर्क के बराबर होगा। अब खुद से अपने आप को सेटिस्फाई करने का कोशिश करो कि क्यों होगा, राइट? वो इरिवर्सिबिलिटी के बराबर होगा। थोड़ा एक आधा घंटा सोचना, 15 मिनट सोचना और खुद को सेटिस्फाई करने का है कि वो इरिवर्सिबिलिटी के बराबर कैसे होगा। वैसे अगर निकले हो तो कहीं हद तक तो तुम करीब करीब पहुंच गए हो, लेकिन अपने दिमाग में एकदम क्लियर वो होना चाहिए। चलिए ठीक है। और बाकी शीट में जो क्वेश्चन दिए थे, हाँ नहीं हुआ है अभी। बहुत सारे मेरे ख्याल से उसमें कुछ गैस वैस के क्वेश्चन भी रहे होंगे शीट में, गैस वैस के भी रहे होंगे, तो वो अभी आज जाओगे तो बनेगा। ठीक है, शीट लेके आप लोग डेली आएंगे, राइट? कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन डेली सॉल्व करेंगे। अभी कल कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे शीट के, और उससे पहले जो अपने क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करवाऊंगा। शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गो टू द अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबल एनर्जी। और दोस्तों ये चीज एकदम क्लियर रखो कि एंट्रोपी अगर समझ में आई है, मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है, तो एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगर मैं कल अवेलेबल एनर्जी चालू करूंगा तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला। जो अब तक हमने पढ़ा है उसी को हम वापस रिवाइज करने वाले हैं। और इनफैक्ट मैं अब आपको यह बताऊं कि आगे अब थर्मल में नया पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसी को समझ के अप्लाई करना है। रिमेनिंग इसके बाद आपका जो भी थर्मल का पोर्शन है, चाहे वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो, चाहे वो वेपर पावर साइकिल हो, गैस पावर साइकिल हो, एवरीथिंग इज जस्ट द एप्लीकेशन जो अब तक हमने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी। जो हमने पढ़ा है इसी चीज को हमें जाके अप्लाई करना है। बस अप्लाई करने के लिए एक डायरेक्शन की हमको जरूरत पड़ेगी, जो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एंट्रोपी तक का पोर्शन समझ लिया है तो आगे आप खुद से भी समझ सकते हो चीजों को। बहुत आसान है आगे की चीजें, प्रोवाइडेड आपको एंट्रोपी तक क्लियर हुआ है। तो जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एंट्रोपी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। और इसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन बचता है। बहुत लोग बोलते हैं कि रेफ्रिजरेशन बहुत कठिन है, साइकोमेट्री बहुत कठिन है, वो मूर्खों के लिए है। वो मूर्खों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वो उन मूर्खों के लिए है जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लगेगा कि रेफ्रिजरेशन, यार ये सब्जेक्ट तो पढ़ाने लायक की जरूरत ही नहीं थी इसकी, तो इसके क्वेश्चन तो हम खुद ही सॉल्व कर सकते थे। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा कंसंट्रेट करिए, रिवाइज करिए, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, और प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। जितने प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता है तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिम्मत मिलती है। जब भी आप एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो बच्चों, अपनी पीठ थपथपाना मत भूलो। दो चीजें आपने करनी है। एक, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास, उसके बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। दूसरा, जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो अपनी पीठ थपथपाना मत भूलो, क्योंकि जब आप बोलते हो अरे यार वाह ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन। बेटा आप मेरी एक बात को अगर प्रैक्टिकली आजमा के देख लो, डोंगरगढ़ गए हो, कहीं पहाड़ वाले मंदिर पे गए हो, दो तरीके से जाना आप जाओगे तो, एक कि 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर देखना कि कितनी सीढ़ियां और बची हैं, राइट? एक अप्रोच ये है कि मैं हमेशा ऊपर देखते रहूं कितनी सीढ़ियां बची हैं, और दूसरा अप्रोच ये है कि मैं नीचे देखते रहूं कितनी सीढ़ियां मैं क्रॉस कर चुका हूं। दोनों अप्रोच का मैं अंतर आपको बता देता हूं। जब आप देखते हो कि ऊपर इतनी सीढ़ियां बची हैं तो आप थक जाते हो, आपकी बॉडी जो है, आपका मन जो है वो थक जाता है। लेकिन जब आप देखते हो अरे यार इतनी सारी सीढ़ियां तो मैं चढ़ चुका हूं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है।
तो इसीलिए बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई शीट में 20 क्वेश्चन दिए होंगे, 10 क्वेश्चन दिए होंगे, आप मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि हाँ एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बचे 19 भी हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये हम लोग जो गलती करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान कि हम देखते हैं अरे यार 19 क्वेश्चन बचे हैं सर अभी, अरे नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे को वो देखने का है। क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि एक किया तो दूसरा भी मैं कर लूंगा। करेक्ट है? और दूसरा तरीका क्या है, अरे 19 क्वेश्चन बचे हैं तो मेरे अंदर डर आता है, अरे यार मैं तो एक ही किया हूं, 19 बचे हैं। देखने का तरीका ये होना चाहिए, एक हो गया है तो सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड भी होगा तो थर्ड भी होगा, और ऐसे करके 20 क्वेश्चन कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये आप घर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको ये मेथड अप्लाई करना है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूं, आप एग्जाम देने जा रहे हो, 65 क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 65 की जगह 64 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट करोगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। यानी कि एक क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूं तो उससे मेरी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? अब दूसरा सोचो, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसका क्या फर्क पड़ेगा? उसका कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। जैसे ही तूने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो कम से कम 10-12 हजार लोगों से आगे निकल गया कि कुछ तो नेगेटिव में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ तो नेगेटिव में रहते हैं। तो जैसे तूने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तूने 10,000 लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो क्या मेरे को रिजल्ट दे रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। जैसे जैसे मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं 2,000 5,000 500 लोगों को पीछे छोड़ के रैंक 1 की तरफ जा रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। देखो दोस्तों, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, मेरा प्रयास, बिना प्रयास के परिणाम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप कितने भी टैलेंटेड हो, बिना प्रयास के परिणाम नहीं आएगा। लेकिन प्रयास जब आप कर रहे हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपने आप को एनकरेज करते हुए प्रयास करो, तब वो प्रयास आपको मेहनत नहीं लगता। अगर आप थक थक के करोगे, अरे यार रिजल्ट लाना है, ये करना है, आप थक जाओगे। मोटिवेट रखो अपने आप को कि हाँ एक क्वेश्चन बना है, अगला क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों इस चीज को आप ध्यान में रखो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर जाके कर लेना। चलो, आपके घर में सबसे भारी अलमारी या जो पलंग होगा, ठीक है, आप अपने दिमाग में रखना, रही है बहुत भारी है, इसको मैं हिला नहीं पाऊंगा। एकदम दिमाग में 5 मिनट बैठ के सोचना कि साला बहुत भारी है, इसको मैं हिला नहीं पाऊंगा, और उसको हिलाने की कोशिश करना, खुद करना, रिजल्ट आएगा मेरे को बताना। और उसके बाद 5 मिनट सोचना, कुछ भी हो जाए, कितना भी भारी हो, मैं इसको हिला के रखूंगा, फिर अटेम्प्ट करना। खुद पता चलेगा कि जब मैं निगेटिव सोच रहा था कि मैं इसको नहीं हिला पाऊंगा, वो हिला भी नहीं वहां से। और जब मैंने 10 मिनट अपने आप को बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको हिलाऊंगा, वो हिल गया। तो दोस्तों एनर्जी आपके दिमाग में है, एनर्जी आपके दिमाग में है, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी आपको नीचे लेके जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको आगे लेके जाती है। तो हमेशा यह विश्वास होना चाहिए कि एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, अगला मैं सॉल्व करूंगा, और उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। दो चीजें आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है, एक प्रयास, इफर्ट, प्रैक्टिस, क्योंकि उसके बिना कोई भी, बिना इनपुट के कोई इंजन आउटपुट दे सकता है क्या? चाहे कितना भी एफिशिएंट इंजन हो, इनपुट ही नहीं जाएगा तो आउटपुट कहां से आएगा? राइट? तो इनपुट तो, इफर्ट तो जरूरी है। लेकिन वो इफर्ट, अब इफर्ट कैसा इफर्ट डालें? अब पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें केरोसिन डाल दूंगा, डाल तो कुछ रहा हूं, आउटपुट आएगा क्या? तो आप इफर्ट डाल रहे हो, रोते रोते इफर्ट डाल रहे हो, तो आपका बुरा इफर्ट है, उससे परिणाम नहीं आएगा। इफर्ट भी जा रहा है लेकिन परिणाम नहीं आ रहा, केरोसिन तो खर्च हो रहा है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही। तो इफर्ट डालना है, लेकिन पॉजिटिव माइंड के साथ में, क्योंकि आप लोगों में क्षमता बहुत है जो आप जानते नहीं हो, जो आप जानते नहीं हो, इसको जानो और आगे बढ़ो। दो चीजें आप अपनी लाइफ में अपना लो, सक्सेस अपने आप आती है। वो पीके फिल्म का जो डायलॉग है ना,
काबिल बनो सफलता पीछे पीछे आती है, वो साला चोरी किया हुआ डायलॉग है, मेरा डायलॉग है वो मैं जब पीके फिल्म रिलीज नहीं हुई थी उससे पहले से मैं देता आया हूँ, और वो सही डायलॉग है। वैसे मैं आमिर खान का फैन नहीं हूँ, लेकिन वो पीके फिल्म का जो डायलॉग है ना कि काबिल बनो सक्सेस अपने आप आता है। और काबिल कैसे बनोगे? जब आप इंजॉय करोगे, जब आप प्रिपरेशन को इंजॉय करोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करोगे। एग्जाम को निकालने के लिए मेहनत करोगे तो आप थक जाओगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत करोगे और अपनी पीठ थपथपाते रहोगे कि मैं सॉल्व करूंगा, तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्या डिस्कस किया आज? हर क्वेश्चन के बाद अपनी पीठ थपथपाना और गैस की एंट्रोपी निकालनी है तो TDS इक्वल टू DU प्लस PdV और TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। और क्या डिस्कस किया? PV टू द पावर गामा इज वैलिड फॉर आइसेंट्रोपिक। और क्या डिस्कस किया? रिवर्सिबल एडियाबेटिक, वही बात हो गई। और क्या डिस्कस किया? हाँ, बहुत सारे प्रोसेस की एंट्रोपी निकाला, वो तो मैंने डिस्कस नहीं किया, वो तो आपने निकाला, वो मैंने नहीं बताया, वो तो आपने कैलकुलेट किया। मैंने क्या बताया उस पर ध्यान दो, भूल जाते हो बहुत जल्दी जल्दी। और बताया था कि जहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी के टर्म हो, हाँ, जहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी के टर्म हो उसको यूज करने के लिए मेरे को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जानने की जरूरत नहीं है। सब्सटेंस जानने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। जब DQ या DW आए तब अपने को सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है या इसको इरिवर्सिबल के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? और क्या जाना? सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रयास करना है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ, नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव होके इफर्ट डालोगे तो इसका मतलब पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डाल रहे हो, इफर्ट भी जा रहा है, आउटपुट भी नहीं आएगा, राइट? तो पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और दिक्कत आती है, कभी भी कोई दिक्कत होती है कॉल करो, बात करने से मत डरो। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, फिर कल करते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं पूरे।